सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट जो चैप्टर हमने स्टार्ट करा था ह्यूमन फिजियोलॉजी से, जो था आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, जैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस करा था और हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस तरीके से अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन का यूज करते हैं और कौन कौन से ऐसे उनके ऑर्गन्स हैं जिनकी वजह से वो रेस्पिरेशन यानी कि हम बात कहें एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म कर पाते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में, या फिर हम बात करें एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। तो बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, जो कि है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। अब लास्ट क्लास में जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे तो लास्ट में हमने बात करी थी एल्वियोलाई की। एल्वियोलाई के अंदर होता है बेसिकली आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्चुअल में एल्वियोलाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई के अंदर परफॉर्म होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पता ही है, मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया था। वो फाइनली आपका नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रल से, ठीक है, नॉस्ट्रल या फिर और वो स्टार्ट हो सकता है माउथ से, ठीक है। माउथ के बाद फाइनली वो फेरिंग्स में, फेरिंग्स के आपके 3 पार्ट्स थे अगर आपको पता हो तो। फिर उसके बाद आपका विंड पाइप, विंड पाइप जिसे आप ट्रैकिया भी कहते हो। विंड पाइप के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर उसके बाद टर्शरी, फिर उसके बाद ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद फाइनली एक स्ट्रक्चर आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिसका नाम होता है आपका एल्वियोलाई। इसी एल्वियोलाई के अंदर होता है आपका गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एल्वियोलाई है, एक एल्वियोलाई का मैंने वैसे तो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर काफी थैलानुमाकार होता है। जैसे आप लोग एक गेंद को देखोगे ना, कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। जैसे मटका होता है ना, मटके का ऊपर का कैसा होता है, खुला होता है, और नीचे वो कैसा राउंड शेप का होता है। तो अंदर से हॉलो होता है, ऊपर से वो एक पाइप के जरिए अगर हम चाहे तो उसे कनेक्ट कर सकते हैं घड़े को, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जैसे ये एक घड़े का स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके से घड़ा होता है, तो उस तरीके से एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोला जाता है बच्चों सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के राउंड ऑफ चारों ओर क्या होती है आपकी कैपिलरीज। कैपिलरीज आप सभी को पता होगा क्या होती है कैपिलरीज, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले बहुत अच्छे से कि कैपिलरीज एक्चुअल में क्या होती है। कैपिलरीज के अंदर बेसिकली ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, ये सारा ब्लड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक तरफ से ब्लड आ रहा है, एक तरफ से या फिर जा रहा है ब्लड, ठीक है। ये दो साइड है, एक तरफ से ब्लड इन है, दूसरी तरफ से ब्लड आउट। अब इसी ब्लड के अंदर आपकी जो एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई के अंदर फाइनली इस पूरे प्रोसेस के जरिए जो एयर आपने ली है नॉस्ट्रल्स के जरिए, वो फेरिंग्स के थ्रू ट्रैवल करती हुई विंड पाइप के थ्रू, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू, ब्रोंकाई के थ्रू फाइनली कहां पे आई आपकी एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई के अंदर आ गई है। अब यहां पर एक्चुअल में एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से, किस बेसिस पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी का ही ये फिगर है, एनसीईआरटी का ये फिगर है। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है फिगर। तो एयर जो है एटमॉस्फेरिक एयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर मतलब एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली फाइनली एल्वियोलाई के अंदर आपकी गैसेस हैं वो एंटर कर रही हैं। अब यहां पर क्या होगा, जब एटमॉस्फेरिक एयर है तो हमने लास्ट क्लास में एक चीज डिस्कस करी थी बहुत अच्छे से कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर होता है। वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती हैं जो गैसेस होती हैं, ठीक है ना। हायर प्रेशर से, सॉरी हाइट लिख दे यहां पे, हायर प्रेशर से आपके लोअर प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है। गैसेस एक्सचेंज का ये बेसिक प्रिंसिपल है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट। ये बात आपको ध्यान रखें। अब ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है। अब ये जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन होती है ये काफी थिन लेयर होती है, थिन लेयर, ठीक है। 1 mm के अप्रॉक्स होती है इसकी, याद रखना आपको 1 mm से भी कम रहेगी, ठीक है, 1 mm। यहां पर जो सेल होते हैं वो होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स, और वही मिलकर के ये लाइनिंग बनाते हैं एल्वियोलाई की। फिर उसके बाद आते हैं आपकी कैपिलरीज। इन कैपिलरीज के अराउंड भी सेल्स होते हैं, जैसे आपके एंडोथीलियम सेल्स, एंडोथीलियम सेल्स जो आपके बनाते हैं ब्लड कैपिलरीज को। ब्लड कैपिलरीज में क्या फिल हो रहा है, ये आपका ब्लड, ठीक है, ये आरबीसी है, बेसिकली ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड के अंदर क्या होंगी आपकी आरबीसी होगी, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। अब एल्वियोलाई, एल्वियोलाई
और इस ब्लड कैपिलरी के बीच में आपको ये कुछ स्पेस दिख रहा होगा, इस स्पेस को बोला जाता है बच्चों, इस स्पेस के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इस मेम्ब्रेन को बोला गया है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कुछ नहीं होता है, बेसिकली दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ना, उस स्पेस के अंदर काफी सारे कुछ न्यूट्रिएंट्स फिल होते हैं, उनको बोला जाता है बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिर बेसमेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, बेसमेंट सब्सटेंसेस, ये जो बिटवीन है, इन बिटवीन। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देख रहे हो कि 3 तरीके की लेयर है एक्चुअल में, अगर गैसेस को फ्लो करना है। गैसेस को आपका एल्वियोलाई से लेकर के आपके ब्लड के अंदर अगर आना है, यहां से ये क्या है, आपकी एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई से उसे ब्लड के अंदर आना है, यहां पर आना है, तो उसे 3 लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। एक तो है फर्स्ट वन स्क्वैमस एपिथेलियम, ये लेयर, फिर उसके बाद दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड है उसकी एंडोथेलियम। अब इन तीनों की थिकनेस अगर हम बात करें तो तीनों की अप्रोक्सीमेटली 1 mm के जितनी होती है। ठीक है ना। अब ब्लड कैपिलरीज में क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड। अब 3 बेसिस हैं, 3 तरीके हैं जिनकी वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो हो पाता है। 3 वेज कह लो, 3 फैक्टर्स कह लो, जिनकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे। देखो एक एक करके फटाफट से उन तीनों वेज को समझते हैं कि सबसे पहला वे कौन सा है। सबसे पहला वे जो आता है वो आता है आपका प्रेशर का, जिसके बारे में अभी हमने बात करी कि जैसे हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जो फाइनली गैसेस होती है वो ट्रैवल करती है। ठीक है, ये तो पहला। दूसरा होता है आपका सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी, कि जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा ट्रैवल करेगी। अगर O2 की ज्यादा है तो O2 ट्रैवल करेगी, अगर CO2 की ज्यादा है तो CO2 ट्रैवल करेगी। ठीक है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रैवल करेगी। सॉल्युबिलिटी पहला था, प्रेशर, दूसरा था सॉल्युबिलिटी, और तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है आपका डिफ्यूजिविटी या फिर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर हम डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन डिपेंड करता है बेसिकली आपका मेम्ब्रेन की थिकनेस के ऊपर। अब मेम्ब्रेन की थिकनेस बहुत कम है, अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस ज्यादा हो जाएगी तो डिफ्यूजन रेट लो हो जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया कम है तो डिफ्यूजन कम होगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 फैक्टर हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला है प्रेशर, दूसरा है आपका सॉल्युबिलिटी, तीसरा है आपका डिफ्यूजन। तो ये 3 फैक्टर्स की वजह से ही केवल गैसेस एक्सचेंज होता है पॉसिबल इन द ह्यूमन बीइंग इन द एल्वियोलाई। अब फटाफट से डिस्कस करते हैं, एक एक फैक्टर को उठाते हैं। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर की बात करें। पार्शियल प्रेशर इज नथिंग, इट इज अ काइंड ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इन द पर्टिकुलर एनवायरमेंट। ठीक है, एक गैस का एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर जो प्रेशर होता है उसको बोला जाता है उसका पार्शियल प्रेशर। सिंपल, खत्म, बिल्कुल। अब गैसेस मूव फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर, इसके बारे में बता चुके हैं, पहले बात हो चुकी है। अब एल्वियोलाई के अंदर अगर हम बात करें तो प्रेशर कितना होता है, पार्शियल प्रेशर कितना होता है? अगर हम O2 की बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 104 mmHg, इट्स हाई। ठीक है ना। एल्वियोलाई की बात करें, क्योंकि यहां पर हाई क्यों है, इस वजह से क्योंकि एयर, एल्वियोलाई जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है एटमॉस्फेरिक एयर के। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक एयर डायरेक्ट कहां आ रही है, एल्वियोलाई के, तो यहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान रखना ये बात। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करें तो 40 mmHg, और ये काफी ज्यादा लो होता है। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर। इनकमिंग ब्लड की बात करें, इनकमिंग ब्लड कौन सा, जो आपका कैपिलरीज के जरिए आ रहा है। कैपिलरीज के जरिए देखो यहां पे ये जो ब्लड है एंटर कर रहा है, इस ब्लड के अंदर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, ब्लड के अंदर। अब यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 काफी ज्यादा लो है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, कहां पे लो है कहां पे ज्यादा है, क्योंकि जो ट्रैवल होगा यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है, यहां पे हाई रहेगा, और CO2 आपका बहुत ही ज्यादा लो रहेगा। ठीक है, अब हाई और लो के अकॉर्डिंग हमने जाना है कि प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है एयर मॉलिक्यूल जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं हाई से लो की तरफ। अब जब हाई और लो की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, इधर, और CO2 कहां जाएगा, इधर। तो यही एक प्रोसेस है। सबसे पहला जो फैक्टर है पार्शियल प्रेशर का, कि ऑन द बेसिस ऑफ अ पार्शियल प्रेशर द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इज अकरिंग इन द लंग्स एल्वियोलाई। नेक्स्ट फैक्टर, सो O2 मूव्स इन द एल्वियोलाई टू ब्लड एंड CO2 मूव्स ब्लड टू द एल्वियोलाई। सो ये पहला एक्सचेंज हो जाता है, किसकी वजह से, पार्शियल प्रेशर की वजह से। अब दूसरा जो फैक्टर है, दूसरे फैक्टर की वजह से हम बात करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ अ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ अ गैसेस बेसिकली मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, तो इसके बारे में मूवमेंट ऑफ अ गैसेस अकर बाय द सिंपल डिफ्यूजन, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, हैपेंस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, वेरी थिन, 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, ध्यान रखना, माइक्रोमीटर। फास्टर डिफ्यूजन इफ द प्रेशर डिफरेंस इज लार्ज, प्रेशर डिफरेंस अगर लार्ज होगा तो इसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम पहले पढ़ चुके हैं, गैसेस एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाएगा। सरफेस एरिया लार्ज है तो हो जाएगा, मेम्ब्रेन काफी ज्यादा थिन है तो बहुत इजीली फास्टर डिफ्यूजन रेट हो जाएगा। डिफ्यूजन के बारे में तो पढ़ना बहुत आसान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेस। अब सॉल्युबिलिटी कैसे पता लगाते हैं,
सॉल्युबिलिटी आप बेसिकली जब हम बात करें, सब हर किसी की स्टैंडर्ड होती है। जैसे हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, जो पॉल्यूटेड एयर्स होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल से निकलती है, जो पॉल्यूशन है बेसिकली, उसकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा है ब्लड के अंदर। तो जब सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, 20 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन द ऑक्सीजन, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें पॉल्यूटेड एयर में सांस नहीं लेनी चाहिए भैया, हमें दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवन थ्रू प्रेशर ग्रेडियंट द CO2 इज अ स्मॉल, CO2 काफी ज्यादा स्मॉल रहती है। इट डिफ्यूज फास्टर देन द O2। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बात करें, उसकी डिफ्यूजिविटी O2 से काफी ज्यादा है और CO2 की भी काफी ज्यादा है। ठीक है ना, ध्यान रखनी ये बात। सॉल्युबिलिटी ज्यादा जिसकी होगी, इसकी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और आपकी CO2 भी। नेक्स्ट नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं अब ट्रांसपोर्टेशन की। ये था आपका एक्सचेंज के बारे में। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गैसेस की। गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कहां से क्या रूट क्या है एक्चुअल में रूट क्या है। वो जो गैस आपकी बॉडी अंदर आई है, लंग्स के जरिए ब्लड के अंदर आई है, वो ब्लड से कहां तक जाएगी। देखो, ब्लड जो होता है वो कैपिलरीज के अंदर, ये बेसिकली क्या है, कैपिलरीज है। यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है ये कैपिलरीज होती है। ठीक है ना, ये देखो, ये ब्लड एंड ब्लड एंटरिंग एल्वुलर कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पर ये देखो गैस जो है कैपिलरीज के अंदर जा रही है, ये बेसिकली क्या है, कैपिलरीज। फिर उसके बाद वो कैपिलरीज इंक्रीज हो जाती हैं, जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती हैं आपके लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। आपने 10th क्लास में बहुत इजीली पढ़ा होगा इस बात को, आई होप याद ही होगा सभी को। पल्मोनरी वीन, ये बेसिकली क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, आप जो जो एरो लगे हुए हैं ये भी एनसीईआरटी का ही फिगर है, एनसीईआरटी का ही फिगर है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है, फाइनली लेफ्ट एट्रियम में सेंड कर देती है। फिर लेफ्ट एट्रियम से जो वॉल्स होते हैं वो ओपन होते हैं। वॉल्स ओपन होने के बाद ये सिस्टमेटिक आर्टरीज के जरिए यहां पर जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाता है बॉडी टिश्यूज, या फिर हम बात करें बॉडी पार्ट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, आपके लेग्स हो गए। फाइनली कहां से आ रहा है ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड, ये आ कहां से रही है, ये आ रहा है आपके हार्ट से। ठीक है ना, हार्ट का केवल काम उसका पंप करना है, ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन बिल्कुल काम नहीं है उसका, ये बात ध्यान रखना। वो केवल ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखता है और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक सेंड करता है। फॉर एग्जांपल, डीऑक्सीजनेटेड अगर ब्लड है तो हार्ट उसे पंप करेगा आपके लंग्स की तरफ, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो उसे पंप करेगा आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या फिर बॉडी टिश्यूज की तरफ। ठीक है, हमने ये बात जानी है कि प्रेशर के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। अब बॉडी टिश्यूज में आने के बाद यहां पर भी ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, और यहां पर क्या होगा, प्रेशर काफी ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा, और CO2 का प्रेशर जो होगा वो काफी ज्यादा कम होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखनी है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ऑब्वियस बात है, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, आपके बॉडी टिश्यूज में। अब बॉडी टिश्यूज से CO2 जो होगा वो कहां आ जाएगा, क्योंकि CO2 ये कहां से आ रहा है, ये CO2 जो ज्यादा यहां पर बॉडी टिश्यूज के अंदर है वो अवेलेबल क्यों, क्योंकि यहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है बॉडी टिश्यूज के अंदर, बॉडी पार्ट्स के अंदर। पार्ट्स किससे मिल, बॉडी ऑर्गन किससे मिलकर के बने, आपके टिश्यू से, टिश्यू किससे मिलकर के बने, आपके फाइनली सेल से। अब सेल्स के अंदर क्या चल रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि फाइनली वो O2 का यूज करके CO2 को रिलीज कर रहा है और एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए फाइनल CO2 रिलीज हुआ। अब CO2 बॉडी टिश्यूज के अंदर प्रेशर इसका ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर इसका ज्यादा है, तो फाइनली मूव कर जाएगा आपके वेन्स में। तो सिस्टमैटिक वेन्स के जरिए जो ब्लड है वो फाइनली कहां जाएगा, आपका राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वापस से वॉल्स ओपन होंगे और फाइनली जो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड वो वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपकी पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। पल्मोनरी आर्टरीज फाइनली उस ब्लड को कैपिलरीज के थ्रू ट्रांसफर करते हुए वापस लंग्स की तरफ लेके जाएंगी, और लंग्स की तरफ आने के बाद वापस से वो ब्लड क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजनेटेड। तो याद रखना है आपको, पल्मोनरी आर्टरीज और सिस्टमैटिक वीन, ये दो ये कैरी करते हैं आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरी तरफ पल्मोनरी वीन्स और सिस्टमैटिक आर्टरीज, ये दोनों कैरी करती हैं आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो वैल्यूज हैं ये आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि जो अभी आपको बताया गया है, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमेशा ज्यादा होगा 104 mmHg। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, और जहां पे ज्यादा होगा वहां से लोअर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। जो कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है। अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में एक फ्लो पढ़ते हैं। फ्लो कहने का मतलब है कि किस तरीके से, अब ब्लड के अंदर तो आ गया, आपने देखा कि जो
पीछे हम लेते हैं फिगर के अंदर, आपने देखा कि ब्लड के अंदर फाइनली ऑक्सीजन आ गया। अब ब्लड के अंदर वो कहां जाता है, उसका क्या होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एक्चुअल में फिनोमेना क्या है, ब्लड के अंदर क्या परफॉर्मेंस हो रही है। अब CO2 किस तरीके से जा रहा है और O2 किस तरीके से जा रहा है, क्या पाथवे वो फॉलो कर रहे हैं O2 ट्रांसपोर्ट के लिए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो क्या पाथवे फॉलो कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं O2 की। O2 का ट्रांसफर किस वजह से हो रहा है, किस पाथवे के जरिए होता है। सबसे पहले जो 97% जो O2 है ब्लड के अंदर, जो फाइनली पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग मूवमेंट हुई है, डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग मूवमेंट हुई है, या फिर हम बात करें सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग मूवमेंट हुई है, तो उसमें से 97% ऑफ O2 ट्रांसफर करा जाता है बाय द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है कि जब आप हीमोग्लोबिन को देखते हो, हीमोग्लोबिन आपके दो पार्ट है। हीमोग्लोबिन जो हम बात करते हैं, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड ग्लोबिन इज अ प्रोटीन चेन। हीम की बात करते हैं तो इससे बाइंड होता है मोस्टली आपका ऑक्सीजन, और ग्लोबिन की बात करें तो ग्लोबिन से बाइंड होता है आपका CO2। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान रखनी है, भूलनी नहीं है इस बात को। ठीक है, 97% ऑफ ऑक्सीजन बाइंड्स टू अ हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप और आपका HbO2 क्रिएट करता है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो रिएक्शन से लिखी हुई है HbO2। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्रिएट करता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फाइनली आपका ट्रैवल करता है लंग्स के जरिए, लंग से वापस आपका हार्ट में, हार्ट से फाइनली आपका बॉडी पार्ट में। ठीक है, तो ये इस तरीके से ट्रैवल करता है पल्मोनरी वीन्स के जरिए और सिस्टमैटिक आर्टरीज के जरिए। पल्मोनरी वी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको, पल्मोनरी वीन्स और सिस्टमैटिक आर्टरीज, PVSA। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता, सॉरी, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है जब हम दूसरी साइड की बात करेंगे। ठीक है, जब हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे। 97% किसकी वजह से हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। 3% किसकी वजह से हुआ, प्लाज्मा की वजह से। प्लाज्मा का मतलब क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड डिसॉल्व्ड इन द ब्लड प्लाज्मा। अब 3% जो बचती है ऑक्सीजन, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल कहने का मतलब आपको यहाँ पे दो तरीके के साइन दिख रहे होंगे। जैसे ही ये फाइनली आपका बॉडी टिश्यूज तक पहुंचती है तो वापस से HB अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से हुआ, 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होता है, एक तो हीम होता है, एक ग्लोबिन होता है। हीम क्या होता है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जिसपे आपका फाइनली बाइंड करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट जिसपे आपका बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आ रही है, और वो किस तरीके से ट्रैवल होती है अभी देखते हैं। 70%, अप्रोक्सीमेटली 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो होती है बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट आयंस ही कहां से आए, हमने तो CO2 की बात करी थी भाई। अब देखो RBC की बात हो रही है यहाँ पे, ये है RBC। ठीक है, RBC ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है फाइनली आपकी RBC, क्योंकि बॉडी टिश्यू से ट्रैवल हो रही है और वापस इसे कहां तक जाना है, इसे लंग्स तक जाना है। ये बॉडी टिश्यू से, बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यू से वो कहां है, ब्लड के अंदर, ब्लड से वो वापस जा रही है RBC में। ठीक है, अब ब्लड के अंदर क्या कंटेन है, RBC। अब RBC के अंदर कौन कौन से पार्ट है, आपके हीम है और ग्लोबिन है। ठीक है, अब RBC के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन तक अभी हमें नहीं जाना है, अभी हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। ठीक है, RBC के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है कि जैसे ही इसके पास CO2 आएगा तो ये प्लस वाटर की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट कर देगा इसे बाइकार्बोनेट आयन में, बाइकार्बोनेट। ठीक है, इस तरीके के बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस कर देता है ये। अब बाइकार्बोनेट आयन जब इसने प्रोड्यूस कर दिए, बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करे तो इसमें फाइनली एक प्रोटॉन भी रिलीज हो जाता है। एक प्रोटॉन जो रिलीज हुआ है यहां पर जो आपको देखना है। अब ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, इस RBC के अंदर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने ये रिएक्शन परफॉर्म कर दी फाइनली RBC के अंदर। तो RBC के अंदर इस प्रोटॉन एक्यूमुलेशन की, क्योंकि एक तो CO2 मॉलिक्यूल नहीं होगा ना, काफी सारे CO2 मॉलिक्यूल होंगे जिसकी वजह से एसिडोसिस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन हो जाएगी, pH जो होता है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रोटॉन आयन जुड़ते रहेंगे। फिर उसके बाद फाइनली जो प्रोटॉन है इसका शिफ्टिंग करनी स्टार्ट हो जाती है, शिफ्टिंग। ठीक है, अब इसकी शिफ्टिंग क्या होगी कि प्रोटॉन जो है वो फाइनली आउट हो जाएगा, प्रोटॉन बाहर आ जाएगा, और क्लोराइड जो होता है वो अंडर आ जाता है, क्लोराइड। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। इसको मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, क्लोराइड शिफ्ट इज यूज्ड टू प्रिवेंट acidosis condition inside RBCs due to high प्रोटॉन आयन। ठीक है, प्रोटॉन आयन, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, अब 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द कार्बामाइन ग्लोबिन,
कार्बामाइन ग्लोबिन, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है बाइकार्बोनेट आयन की प्रेजेंस में, ओह सॉरी, ड्यू टू हाई एच पॉजिटिव आयन, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्लोराइड शिफ्ट के बारे में। अब 70% हमने देख लिया कि 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म करता है, ये वापस से आपका CO2 भी क्रिएट करेगा, अभी हम देखेंगे कहां क्रिएट करेगा, ठीक है ना। अब एंजाइम इन्वॉल्व इन द कार्बोनिक एनहाइड्रेस और इट्स मेनली इन द आरबीसीज, तो ये बात आपको ध्यान रखना। अब 20% की बात करते हैं, 70% हमें पता लग गया बाइकार्बोनेट, अब 20% एज अ कार्बामाइन अमीनो ग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, सॉरी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन CO2 प्लस HbCO2, मतलब जो अभी हमने यहां पे बात करी थी हीमोग्लोबिन में से केवल ग्लोबिन पार्ट पे CO2 जो है वो बाइंड कर पाता है, और CO2 जब बाइंड कर जाता है तो ये हीमोग्लोबिन बन जाता है आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। CO2 बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन एंड नॉट द O2 साइड, नॉट एट द O2 साइड। इसका मतलब क्या है नॉट एट द O2 साइड, मतलब क्योंकि वो केवल ग्लोबिन पार्ट के ऊपर ही बाइंड करता है। डिसॉल्व प्लाज्मा 5 to 7% जो आपका बचता है, 5 to 7% जो लास्ट में 10% आपका बचता है, क्योंकि 70% उधर चला गया बाइकार्बोनेट आयन की मदद से ट्रांसपोर्ट हो रहा है CO2, और जो 20% है वो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और जो 10% जो आपका बच रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है आपका डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली इन द प्लाज्मा। तो इस तरीके से कंप्लीट CO2 एंड O2 ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। अभी ब्लड के जरिए बॉडी टिश्यूज, ब्लड जो ब्लड है वो बेसिकली कहां जा रहा है आपका लंग्स में, ये जो ब्लड है आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और आपका बाइकार्बोनेट की फॉर्म में फाइनली आपका कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है आपका लंग्स में। अब ये जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां जाएगा लंग्स में। अब लंग्स में जाने के बाद इसका क्या होगा, अब लंग्स में जाने के बाद अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में क्या परफॉर्म होता है। लंग्स की तरफ ये जा रहा है, लंग्स में जाकर के रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर ये फाइनली CO2 डिफ्यूज्ड इनटू ब्लड, CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द बाइकार्बोनेट आयन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हम जान चुके हैं। सिस्टमैटिक वॉल्स ओपन होंगे, डीऑक्सीजनेटेड सिस्टमैटिक वीन के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करेगा, फिर उसके बाद वो राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम में जाने के बाद वापस से राइट वेंट्रिकल्स में, क्योंकि वॉल्स ओपन हो जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए वापस से वो लंग्स में जाएगा। लंग्स कैपिलरीज में एक और रिएक्शन परफॉर्म होगी, वही कार्बोनिक एनहाइड्रेस वाली रिएक्शन। उसमें क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन वापस से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही CO2 वापस से आपकी एल्वियोलाई के अंदर एक्सहेल्ड कर दिया जाएगा और वापस से साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है आपके O2 एंड CO2 का। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। एक बार हम इस फ्लो चार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। एल्वियोलाई के अंदर हम जानते हैं कि फाइनली एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होगा, और इसी वजह से O2 जो है वो फाइनली ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर हो जाएगी, और फाइनली O2 डिफ्यूज इनटू पल्मोनरी कैपिलरीज, या फिर हम बात करें ब्लड कैपिलरीज में। O2 एंटर इन द आरबीसी, आरबीसी के अंदर क्या होगा, आरबीसी के अंदर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा। ऑक्सीहीमोग्लोबिन का मतलब क्या है कि बेसिकली HB से हीम पार्ट से ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा और ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्रिएट होगा और HbO2 क्रिएट हो जाएगा 97%। और 3% किसका था, O2 के जब हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं O2 ट्रांसफर, तो 95% जो है वो ट्रैवल कहां से हो रहा है आपका हीमोग्लोबिन की मदद से, और 5% आपका डिसॉल्व प्लाज्मा। ध्यान रखना इस बात का, डिसॉल्व प्लाज्मा। कलर ले नेक्स्ट। अब वो डिसॉल्व बना कहां से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के गया कहां पे, लेफ्ट एट्रियम। ये आ गया आपका हार्ट, ठीक है। ये है आपकी एल्वियोलाई लंग्स, ठीक है। देखते रहना लंग्स से कहां पर आ गया है फाइनली आपका हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर से सिस्टमैटिक आर्टरीज के जरिए वो बॉडी टिश्यूज तक जा रहा है। बॉडी टिश्यूज का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक आ गया यहां पर, ठीक है। बॉडी पार्ट्स आ गया, बॉडी पार्ट्स। अब यहां पर क्या है, जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन वापस रिवर्ट बैक हो जाएगा, HB अलग हो जाएगा, O2 रिलीज हो जाएगा। अब ये O2 कहां पर डिफ्यूज होता है आपके टिश्यूज के अंदर, वही बॉडी पार्ट्स की बात चल रही है, यहां तक सेम है। अब यहां तक सेम है, फिर उसके बाद अब O2 यूज्ड इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, वही जो बात कही आपको पहले बताएगी कि वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, O2 का यूज होगा और CO2 रिलीज होगा। CO2 रिलीज होने के बाद वापस से वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके ब्लड के अंदर, मतलब वहां पर प्रेशर काफी ज्यादा हो जाएगा किसका, CO2 का। अब CO2 प्रोड्यूस इन द सेल, CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा, CO2 डिफ्यूज इन ब्लड, ब्लड के अंदर क्यों, क्योंकि एक तो पार्शियल प्रेशर की वजह से, आपका डिफ्यूजन की वजह से, और आपका सॉल्युबिलिटी की वजह से। ध्यान रखना है इस बात का, सॉल्युबिलिटी की, इन तीनों की वजह से ही ट्रांसफर वो एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज। गैसेस का एक्सचेंज दो जगह हो रहा है, एक तो हो रहा है आपका लंग्स में, दूसरा होता है आपके बॉडी पार्ट्स और बॉडी टिश्यूज में, दो जगह गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। CO2 ट्रांसपोर्ट बाय द 70% किसका, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 20 to 25%, और 10% और 7% और अप्रोक्सीमेटली कितना, डिसॉल्व प्लाज्मा की वजह से, ठीक है। तो इन तीन तरीके से CO2 का ट्रांसफर हो रहा है। अब सिस्टमैटिक वीन्स के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम, मतलब यहां पर वापस से आ गए वो हार्ट के, ठीक है। देख रहे हो ना, अब यहां से वही है आपके बॉडी टिश्यूज, यहां से टिश्यूज आ गए वापस से, ये टिश्यूज के अंदर,
टिश्यूज के अंदर, ठीक है। टिश्यूज से हार्ट के अंदर आया वापस से। अब हार्ट के अंदर आने के बाद पल्मोनरी आर्टरीज में, फिर लंग्स में आया पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए, लंग्स में एल्वुलर कैपिलरीज में वापस से यही एक्शन परफॉर्म होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला, जो बाइकार्बोनेट आयन को कन्वर्ट कर देगा H2O प्लस CO2 में। CO2 में वही CO2 आपका कहां जाएगा, एक्सहेल्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि CO2 ज्यादा होने की वजह से CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और एटमॉस्फेरिक एरिया में CO2 का जो लेवल है वो काफी ज्यादा लो होगा, जो आपके एल्वेओलाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसकी वजह से यहां पर फिर से वही प्रेशर डिफरेंस की वजह से और आपका डिफ्यूजन की वजह से और सॉल्युबिलिटी की वजह से जो CO2 गैस है वो फाइनली आपकी रिलीज कर दी जाएगी एटमॉस्फेयर में, और इसी प्रोसेस को बोला गया है एक्सहेल। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी, आप एक बात समझो। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, गैसेस एक्सचेंज के बारे में, और हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में। इन तीन चीजों को ना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ट्रांसपोर्टेशन गैसेस जो हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो, समझना बहुत अच्छे से। देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या था कि जब हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट से फाइनली आपका ऑक्सीजन अटैच हुआ और उसने क्या बना लिया, आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये बाइंडिंग जो है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की, जो बाइंडिंग है बच्चों, Hb प्लस O2 की जो ये बाइंडिंग है, ये किन किन सिचुएशन के अंदर फेवर करी जाती है और किन किन सिचुएशन के अंदर डिसफेवर करी जाती है। मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे फेवर करते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो है इसे अनफेवर करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं उन्हें अभी देखते हैं। सबसे पहले कुछ पीएच भी हो सकता है, कुछ टेम्परेचर भी हो सकता है, या फिर हम बात करें कुछ हीमोग्लोबिन की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। ये बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे भी डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे भी डिपेंड करता है। हम डीपीजी की बात करें, डीपीजी डाइफॉस्फोग्लिसराइड की बात करें, तो उन चीजों पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, आपके सामने जो भी है। अब इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक तरफ है आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन, मतलब ऑक्सीजन कितना बाइंड हो जाएगा, इसको हम अलग कलर से लेते हैं। देखो, ऑक्सीजन की सैचुरेशन बता रखी है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग कितनी होगी, और यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बता रखा है कि कितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा और जितनी ज्यादा आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन होगी, हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन होगी। हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से। आप लोगों ने देखा कि बाइंडिंग हो रही है यहां पर किसकी, Hb की बाइंडिंग हो रही है प्लस O2 से। तो यहां पर Hb एक्ट एज एंजाइम की तरफ वर्क करता है। हीमोग्लोबिन को हम बफर भी कहते हैं, ये एक तरीके से एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है, देख रहे हो आप, क्योंकि ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग जो है ना, ये काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस रखती है। स्ट्रक्चरल एफिनिटी के जरिए ही इनमें बाइंडिंग होती है। अब हीमोग्लोबिन यहां पर एक्ट कैसे कर रहा है, एंजाइम की तरह, ध्यान रखना। इसी हीमोग्लोबिन को बोला जाता है आपका बफर, क्योंकि अगर कभी पूछा जाए हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है ये पीएच के अकॉर्डिंग भी बाइंडिंग को फेवर करता है और डिसफेवर करता है, दोनों चीजें होती हैं। अब देखते हैं कैसे। देखो, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऑक्सीजन की बाइंडिंग भी बढ़ रही है हीमोग्लोबिन से। यहां पर ये बेसिकली Hb प्लस O2 है, और यहां पर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो फाइनली ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते 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 यहां पर क्या आ गया, सैचुरेशन आ गया। ये बेसिकली सिग्मोइड कर्व बना रहा है। सिग्मोइड कर्व के बारे में पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, एंजाइम में भी पढ़ चुके हैं, और इससे पहले की एक और वीडियो आई थी उसमें भी पढ़ चुके हैं सिग्मोइड कर्व के बारे में। तो ये क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है, दिस इज अ सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल पॉइंट, दिस इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। ये क्या है आपका, बेसिकली लैग, लैग फेज, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखना है। अब देखो, अब जब डिसफेवर होगी तब ये ग्राफ शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ, और जब फेवर होगी तो ये शिफ्ट हो जाता है, बाइंडिंग जब फेवर होगी तो ये लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो जाएगा। देखो, अब सबसे पहले हम देखते हैं पहला फैक्टर जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, पीएच के बारे में। अब पीएच के बारे में, पीएच क्या फेवर करता है, देखो, अकॉर्डिंग टू द पीएच, अगर पीएच हाई है, पीएच का हाई का होने का मतलब है कि H पॉजिटिव आयन कब सबसे ज्यादा है, H पॉजिटिव, सॉरी पीएच वैल्यू अलग होती है, H पॉजिटिव आयन अगर ज्यादा है और पीएच काफी ज्यादा लो है, लो है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ऑक्सीजन बाइंडिंग को डिसफेवर करेगा। डिसफेवर का मतलब करेगा कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, और नहीं हो पाएगी तो वो एफिनिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। एफिनिटी क्या है, ऑक्सीजन की रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से जो ग्राफ है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको, राइट साइड कब शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड कब शिफ्ट होगा, ठीक है। जो पीएच की वजह से एफिनिटी ऑफ अ hemoglobin molecule is affected, this model is proposed by the famous scientist known as a बोर्स। तो इसी को कहा था बोर्स इफेक्ट, इन्हीं को बोला गया था। जो पीएच की अफेक्ट थी, पीएच अफेक्ट द ऑक्सीजन बाइंडिंग टू द hemoglobin is known as a बोर्स इफेक्ट।
बोर्स इफेक्ट। तो ये बात बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, इसी को बोला गया था बच्चों बोर्स इफेक्ट। जो बोर्स साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा था कि पीएच किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। पीएच अफेक्टेड O2 बाइंडिंग टू द हीमोग्लोबिन इज नोन एज अ बोर्स इफेक्ट। जो बोर्स साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डिस्क्राइब करा कि जो पीएच है वो अफेक्ट करता है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी को। अब ये एफिनिटी किस तरीके से, अगर पीएच इंक्रीज है मतलब कि पीएच आपका 7 से ज्यादा है, जब आपकी एल्कलाइन कंडीशन है तो एल्कलाइन कंडीशन में बाइंडिंग जो होगी वो फेवर हो जाएगी, और अगर एसिडिक कंडीशन है जिसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा है तो वो डिसफेवर करेगा। अब डिसफेवर कहां करेगा, डिसफेवर करेगा बेसिकली डिक्रीज करेगा। तो एफिनिटी यहाँ पे पीएच क्या होगा, H पॉजिटिव आयन इंक्रीज होते हुए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे पीएच की बात दिख रही है, पीएच कैसा है, काफी ज्यादा लो है। पीएच लो, H पॉजिटिव आयन इंक्रीज, पीएच हाई, इसका मतलब H पॉजिटिव आयन बहुत ही कम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब लंग्स के अंदर कैसी कंडीशन है, लंग्स के अंदर आपको दिख रहा होगा बहुत ही एल्कलाइन कंडीशन हो रही है, एल्कलाइन कंडीशन होगी तभी फेवर करेगा, और बाकी टिश्यूज के अंदर एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए, एसिडिक कंडीशन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इसे बोला गया बेसिकली आपका बोर्स इफेक्ट। अब दूसरे अलग अलग फैक्टर हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, अगर CO2 ज्यादा है तो लंग्स में, CO2 अगर कम है तो फाइनली आपका एफिनिटी, इंक्रीजिंग एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन की आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, 2,3-DPG क्या है, 2,3-DPG को आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 2,3-DPG इज नथिंग। जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस, तो उसमें एक स्टेप होता है जिसमें आपका बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। ठीक है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 फ्रक्टोज 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से फाइनली एक साइकिल आरबीसी के अंदर एक्स्ट्रा चली जाती है। ठीक है, उस साइकिल में जो नीचे की जो बाकी की साइकिल्स होती है फ्रक्टोज 1,3 बिसफॉस्फेट से फाइनली वो कन्वर्ट, वो बाईपास कर दिए जाते हैं, कुछ स्टेप्स एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी प्रोडक्शन के जो स्टेप्स होते हैं बाईपास हो जाते हैं। उसमें जो ये प्रोडक्ट बनता है 2,3-BPG, इसकी एफिनिटी, इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी ऑक्सीजन से काफी ज्यादा मिलती है। अब ऑक्सीजन से काफी ज्यादा मिलने के अकॉर्डिंग ये आपका HB से ज्यादा बाइंड हो जाता है। तो जितनी ज्यादा HB से बाइंड हो जाएगा, इसकी अगर जितनी, तो ये डिक्रीज एफिनिटी कर देगा ऑक्सीजन की। अब जितना ज्यादा 2,3-DPG होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी HB से बाइंडने की। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। दूसरा है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब ठंडक बढ़ रही है, ठंडक बढ़ रही है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी इंक्रीज है। ठीक है ना, और ठंडक, गर्माहट बढ़ रही है मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है आपका, तो आपका डिक्रीज एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो ये बात आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये था आपका बेसिकली एक सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व इसका ऐसा क्यों है, क्योंकि एंजाइम की तरह वर्क करता है आपका हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन से अपने प्रॉपर स्ट्रक्चरल एफिनिटी के थ्रू वो बाइंड करता है। ठीक है, अभी कुछ की पॉइंट्स हैं, इसी कर्व को बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। कर्व इज अ सिग्मोइड कर्व, ये बातें आप लिखोगे। एट अ हाई partial pressure of O2 at a lungs, HB binds to a O2 easily. At low partial pressure of O2 in tissue, HB release easily. O2, ठीक, कहां पर बाइंड हो रहा है, कहां पर O2 रिलीज हो रहा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट डिसीज जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, और कुछ एक्स्ट्रा डिसीजेज जिनके बारे में पहले ही बता चुके हैं, जैसे एम्फाइजेमा हो गया, या फिर बात करें न्यूमोथेरिक्स हो गया, इन सभी के बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।